दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी मस्ती अकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों लूसेंट आपको हिस्ट्री का मिलेगा दोस्तों। 8 पार्ट में ये लूसेंट ख़त्म होने वाला है, मात्र हिस्ट्री का। सिर्फ आपको रिवीजन क्लास मिलेगा दोस्तों, आप देखते रहिए। एकदम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए 69वीं बीपीएससी के लिए रिवीजन क्लास है दोस्तों। सिर्फ आपको एक बार देख लेना है वीडियो, उसके बाद एग्जाम जा करके दे देना है। आप अपना क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार ज़रूर इसको से रिवाइज करें दोस्तों। उससे पहले आप सभी दोस्तों को आज हम एक मोटिवेशन कहना चाहते हैं। कहता है कामयाबी के लिए अच्छी सूरत या संस्कार नहीं चाहिए दोस्तों। कामयाबी के लिए अच्छी सूरत या सीरत संस्कार नहीं चाहिए, बल्कि काबिलियत, जुनून और जिद होनी चाहिए दोस्तों। याद रखिए, कामयाबी के लिए अच्छी सूरत, सीरत या संस्कार नहीं चाहिए, बल्कि काबिलियत चाहिए, जुनून चाहिए और जिद्दी चाहिए दोस्तों, और जिद्दी चाहिए। ठीक है। इसके सर आपके पास सब्सक्राइब करने के लिए कैसे कर रहे हैं देख लीजिए, कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं बीपीएससी मस्ती एकेडमी पर, सबसे पहले लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन घंटे को दबा देना है जब तक के ब्लैक ना हो जाए। ठीक। तो हम लोग आज हिस्ट्री से संबंधित, प्रथम है भारत का इतिहास से संबंधित, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। आप बने रहिएगा, फटाफट हम इसका रिवाइज करेंगे। ठीक है। कहा था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष का नाम जानता है। याद रखिएगा, उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला जो है उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है। भारत का देश भी कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है दोस्तों। भारत की संतान कहा गया है। ठीक है। भारत एक प्राचीन कबीले के नाम था। भारत क्या है, एक प्राचीन कबीले के नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देशों को जम्बू द्वीप, अर्थात जम्बू को वृक्षों के द्वीप कहा जाता है। समझिएगा, देश को जम्बू द्वीप या जम्बू या वृक्षों का द्वीप भी कहा जाता है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। प्राचीन ईरानी किसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं दोस्तों, जिसे सिंधु ना कह करके हिंदू कहकर यह पूरे पश्चिम में फैल गया। कुछ हो गया, पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है। सिंधु ना कहकर इसे हिंदू कहने लगे। ठीक है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया दोस्तों। यही नाम क्या हुआ, पूरे पश्चिम में फैल गया। जब पूरे पश्चिम में फैल गया तो पूरे देश इसी नदी के नाम से जाने लगा। ठीक है। पूरे देश क्या हुआ, इसी नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी लोग इसे इंदे कहा लगा। यूनानी लोग कहा इंदे है, इंदे इंदे। ठीक है। अरब इसे हिंद कहा जाए, अरब लोग क्या कहे, हिंद कहा लगा। मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है दोस्तों। ठीक है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज क्या कह दिया, इंडिया कहलाने लगा। ठीक है। विंध्य या पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर या दक्षिण दो भागों में बांटता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। विंध्य जो पर्वत है ये भारत को उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में बांटने का काम करता है, इंडो यूरोपियन परिवार की दो भाषाएं बोलने वाले को दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलता है। बात समझिएगा, उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार, उत्तर में जो है भारत के लोग इंडो यूरोपियन भाषा बोलता है, लेकिन दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोलता है दोस्तों। देखिए फटाफट देखिए, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोग से मिश्रण से हुआ है इस प्रकार है। प्रोटोआस्ट्रोलाइड, याद रखिएगा, प्रोटोआस्ट्रोलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्राइड और मंगोलाइड है। प्रोटोआस्ट्रोलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्राइड और मंगोलाइड है दोस्तों। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के 3 भागों में बांटा गया। अध्ययन के अनुसार भारतीय इतिहास को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, कौन, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत बांटा गया है, मध्य भारत बांटा गया है और आधुनिक भारत बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों का श्रेय किसे दिया था, बांटने का श्रेय है जर्मन इतिहासकार था जिसको नाम था क्रिस्टोफस सेलियस। क्रिस्टोफस सेलियस जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया था दोस्तों। कितना भागों में, 3 भागों में। अब आते हैं हम लोग प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत
प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। कितना स्रोत से? 4 स्रोतों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी ग्रंथ, विवरण या पुरातत्व संबंधी का साक्ष्य प्रमाण मिलता है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन है? याद रखिएगा। भारत का प्राचीन ग्रंथ वेद है, याद रखिए दोस्तों। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास माना जाता है। कौन माना जाता है? वेद व्यास माना जाता है दोस्तों। वेद वसु कुटुम्ब का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और पुरुषों मानते, यानी वेदों को कहा गया इसको पुरुष गठन, माने पुरुष नहीं लिखा है इसको, आप पौरुषों लिखा गया, मैंने भगवान आकर के इसको लिखा है। वेद 4 प्रकार के कौन कौन वेद? याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। हम लोग फटाफट देखेंगे दोस्तों जो एग्जाम में आता है। ऋग्वेद, ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, याद रखिएगा। ऋचाओं को अगर क्रमबद्ध कर लेंगे हम तो उसको ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है, 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्रु कहा जाता है। अगर जो पढ़ लिया वेद उसको होत्रु कहते हैं, जो पढ़ लिया उसको क्या कहेंगे? होत्रु। इस वेद के आर्य, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर, महवा के बारे में जानकारी। ऋग्वेद में याद रखिए दोस्तों, राजनीतिक प्रणाली है, इतिहास है, ईश्वर का महिमा, इस सब के बारे में इसका जानकारी मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री का समर्पित गायत्री मंत्र है, याद रखिएगा दोस्तों। विश्वामित्र द्वारा रचित है, मैंने ऋग्वेद को कौन रचना किया है? विश्वामित्र किए है ना। उसमें 3रा मंडल होता है, सूर्य देवता का सावित्री का समर्पित किया गया है, गायत्री मंत्र है, सूत्र में गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका? सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हाथ से लिखा गया, जिससे खिल कहा गया। 8वें मंडल को क्या कहा गया? हाथ से लिखा गया को क्या कहा गया? खिल कहा गया। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना आदि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। आदर के दोस्त, चतुष्वर्ण समाज के जो कल्पना का अध्ययन किया गया है, वर्णन किया गया है दोस्तों, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, याद रखिए। जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष, ठीक है। यानी पुरुष ब्रह्मा क्रमशः मुख, यानी ब्रह्मा का जन्म मुख से हुआ है, याद रखिए दोस्तों। और क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्य का जन्म जांघों से हुआ है, और शूद्र का जन्म समझे चरणों से हुआ। तो सोचिए कैसा कैसा लोग। ऋग्वेद में कई परिच्छेद प्रयुक्त अधन शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? अधन शब्द पर। अधन शब्द का अर्थ होता है गाय। अधन शब्द का क्या अर्थ होता है? गाय होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अधन शब्द का क्या होता है? गाय होता है। धर्म सूत्र 4 जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकार स्पष्ट दिया गया, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम रिवीजन क्लास ढाकर है दोस्तों, आप याद रखिएगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जो ईसाई धर्म गुरु ईसाई मसीह का जन्म के पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले समय को ईसा पूर्व, यानी BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस कहा जाता है। ईसा मसीह को पूर्व, पहले को BC के नाम से जाना जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती जाती थी। ईसा पूर्व वर्ष की गिनती क्या होता था? उल्टा होता जाता था। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 483 में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, और 483 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया था दोस्तों, याद रखिए। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाने, माने ईसा मसीह के जब जन्म होते तब ईसवी सन कहलाना चालू हो गया। क्या हो गया? सन कहलाना चालू हो गया, याद रखिए। जिससे हम लोग AD लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AD लिखते हैं। एनो डोमिनिक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों इन द ईयर लॉर्ड जेसुस क्रिस्ट, है ना। वामनातर 3 पगों का वर्णन जो प्राचीन वेद के ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिए। भगवान ने 3 पग में ही पूरे संसार को बांट दिए थे, पूरे विश्व को बांट दिए थे दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड को बांट दिए थे। विश्व क्या, पूरे ब्रह्मांड को बांट दिए थे 3 पग में। किस वेद में? ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है।
ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ का काफी किया गया है। याद रखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ का प्रयोग किया गया है, लेकिन अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है। ये सब क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, जितना भी है आप एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान, माने ऋग्वेद के बाद कौन आता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। याद रखिएगा दोस्तों। सरस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। कौन कहलाता है? यजुर्वेद का है। इसके पाठकर्ता को अर्धव्यू कहा जाता है। यजुर्वेद को जो पाठ करता है उसको अर्धव्यू कहा जाता है दोस्तों। यजुर्वेद के नियमों का विधि, यज्ञ के नियमों का विधि विधान का संकलन है। यज्ञ वज्ञ जो होता था ना, यज्ञ वज्ञ, उसी का मैंने नियम विधि विधान होता है, यजुर्वेद में ही वर्णन है दोस्तों। बलिदान विधि भी कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद जो गद्य पद दोनों भाषाओं में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अब आते सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गान। इसका अर्थ क्या होता है? गान। मुक्ता यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को मंत्रों का संकलन है। आगे यज्ञ होगा तो मंत्र गाया जाएगा, तो किसमें? सामवेद में है। इसके पाठकर्ता को द्रातु कहते, संकलन करता ऋग्वेद पर ही आधारित है दोस्तों। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है दोस्तों। यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद। हम लोग अथर्ववेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित वेद को कुल 731 मंत्र है अथर्ववेद में। अथर्ववेद का रचना कौन किया? अथर्वा ऋषि। 731 मंत्र है, लगभग 6000 पद है। कितना पद है? 6000 पद है। इनके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम। अथर्ववेद कन्या का निंदा करता है दोस्तों। अथर्ववेद जो है कन्या के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद क्या है? कन्या के जन्म को निंदा करता है। याद रखिए। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण से आंध्र वंश, सतवाहन वंश की जानकारी, वायु पुराण से गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों। विष्णु पुराण से मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण से आंध्र वंश का जानकारी मिलता है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का जो महत्व है, जो इस बात है कि समान मनुष्य का विचार और अंधविश्वास का विवरण मिलता है। किस में? याद रखिएगा दोस्तों, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या मिलता है? समान मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। पूछेगा अंधविश्वास का वर्णन कहाँ मिलता, किस वेद में? तो अथर्ववेद में है। पृथ्वी अथर्ववेद का प्रतिनिधि माना जाता है। इसके मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह के निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग, रोग निवारण, विवाह तथा राजभक्ति, राजा के चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, वंशीकरण, मातृभूमि विवरण आदि जगह कुछ जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था। कुरु देश सामूहिक अच्छा का विवरण चलता है दोस्तों। याद रखिए। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था। किसको? कुरुओं का राजा कहा जाता था। ठीक है। इसमें सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन है। सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन है। 2 पुत्रियों का वर्णन है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और बाद का वेद अथर्ववेद है दोस्तों। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया। किसका? 6 वेदांग का रचना किया गया। शिक्षा, ज्योतिष, काल्प, व्याकरण, निरूक्त और छंद। याद रखिए दोस्तों। वेदांग कितने हैं? 6। याद रखिए, बार बार पूछता क्वेश्चन। वेदांग कितने हैं? 6 है। बार बार क्वेश्चन पूछता दोस्तों। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है दोस्तों। याद रखिए। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि और उग्रश्रवा उन जाने जाते हैं।
लोमहर्ष और उग्रसर्वा जाने जाते हैं दोस्तों। इनकी संख्या 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18 याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछे, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, भागवत ही राजाओं का वंशावली पाया जाता है दोस्तों। 5 को है जिसमें मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक पुराण है दोस्तों। मत्स्य पुराण सबसे क्या है? प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अधिकतर पुराण जो है संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्री तथा शूद्र को वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, पढ़ेगा तो पागल हो जाता, ऐसा ऐसा तो आदमी था, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर क्या करते थे? पुराणों का पाठ कहाँ करते थे? मंदिर में क्या करते थे, याद रखिएगा दोस्तों। स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिनमें जुआ, शराब, भांति ये स्त्री पुरुष का तीसरा दोष माना गया है। स्त्री को जुआ या शराब के भांति तीसरा दोष माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों का अर्धांगिनी कहा गया। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को, स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, पुरुष का। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, जावलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जावलोपनिषद में किसका? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल में मानक ग्रंथ है दोस्तों। नारद स्मृति गुप्त युग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जहाँ तक बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है, जहाँ तक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है, हिनायन का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। याद रखिएगा, हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथावस्तु। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं का वर्णित है। किसमें? कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक साथ में वर्णित है। याद रखिएगा, जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी याद बार बार पूछे जाते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत अन्य समकालीन के साथ साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है। यह 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभाजित किया गया। किसको? समझ रहे बात को? अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित किया। इसे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी, किसका? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में इसका जानकारी प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिससे 8 तरंग है दोस्तों, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से, किसका से? कश्मीर के इतिहास से है। याद रखिए, अरबों का सिंध विजय वृतांत चचनामा के लेखक अली अहमद है दोस्तों। याद रखिएगा, अरबों का जो सिंध विजय जिसका नाम है, लेखक है चचनामा, किताब का नाम, उसका लेखक कौन है? अली अहमद है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक दोस्तों। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। पूछेगा संस्कृत भाषा का व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी है। ठीक है, लेखक, इसका लेखक कौन है? पाणिनि है। मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्थाओं को जानकारी प्राप्त होता है इससे, किससे? अष्टाध्यायी से दोस्तों। मौर्य के बारे में इतिहास की जानकारी मिलता है और मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। कात्यायन की गर्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिषी ग्रंथ है दोस्तों। याद रखिएगा, फिर भी इसमें भारत होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है कात्यायन में। ठीक है, पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। याद रखिएगा, पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास के बारे में पता चलता है। विदेशी मिलने वाले प्रमुख जानकारी जैसे टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था दोस्त। टेसियस कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य था।
भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता था दोस्तों। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी से पूर्व भारत फारस संबंध का वर्णन किया गया। इसका विवरण भी अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन था, याद रखिएगा दोस्तों। नियार्कस है, अनिसेक्टिडस है और आस्ट्रोबुलस है। याद रखिएगा, 3 को। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे? नियार्कस थे, अनिसेक्टिडस थे तथा अरिस्टोबुलस है। समझिएगा बात को, है ना। नियार्कस, अनिसेक्टिडस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों जो थे सिकंदर के समकालीन आए थे दोस्तों। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। मेगास्थनीज किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में वर्णन किया गया। मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया, किसमें? इंडिका में लिखा गया। ठीक है। डायमेकस, यह सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था। याद रखिएगा दोस्तों, डायमेकस या सीरिया नरेश अंत्योकस का था, जो बिंदुसार के दरबार में आया। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत है, जो अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया? अशोक के दरबार में आया। समझिएगा, फिलाडेल्फस का राजदूत। ठीक है। डायनोसियस। टॉलमी के बारे में पढ़ते हैं। इसने 2री शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखा। 2री शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक को लिखा है। प्लिनी, इन्हें 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम से पुस्तक लिखा है दोस्तों। इसे भारतीय पशु, पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में इसका विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथेंसी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों। यह करीब 80 ईस्वी पूर्व 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय भारत के बंदरगाह व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक दोस्तों। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था दोस्तों। याद रखिएगा, फाहियान जो है चीनी यात्री गुप्त नरेश द्वितीय के दरबार में आया था। अपने विवरण मध्य प्रदेश समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। फाहियान कौन सा राज्य का वर्णन किया? मध्य प्रदेश के बारे में वर्णन किया। इस मध्य प्रदेश की जनता सुखी और समृद्ध बताया गया था दोस्तों। 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितना वर्ष तक रहा? फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुगम 518 में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा के बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्र किया था दोस्तों। संयुगन जो था, याद रखिएगा, 518 ईस्वी में भारत आया और 3 वर्षों की एकत्र में बौद्ध धर्म का बारे में वर्णन किया था, बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्र किया था। हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। हेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया गया। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया गया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ये 1 वर्ष की यात्रा के बाद कहाँ पहुंचा? कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 में चीनी लिपि गया। बिहार के नालंदा जिले स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए बौद्ध ग्रंथों का एकत्र कर ले जाने के लिए आया था दोस्तों। ठीक है। भारत के 15 वर्षों तक ठहरा था दोस्तों। 645 में चीन लौट गया। ये बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। सीयू नाम से प्रसिद्ध है। यह 138 देशों का विवरण मिलता है सीयू में, इसका, है ना दोस्तों। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में विवरण मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था दोस्तों। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था।
हिंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का पूजन किया था। बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किसका? सूर्य और शिव की प्रतिमा को पूजा किया था। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। जिस समय हिंसांग अध्ययन कर रहे थे उस समय नालंदा के कुलपति शीलभद्र थे दोस्तों। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंह के बारे में। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया दोस्तों। याद रखिएगा। अलबरूनी या मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। अरबी हिंद में लिखे गई कृति किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज आज इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। यह विवरण ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मृतकाला कानून, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर अध्ययन किया जाता है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया आत्रा वृत्तांत रहेला। पूछेगा रहेला का लिखा कौन है? तो इब्न बतूता। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर रोचक जानकारियां देता है। कितवीं शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में देता है दोस्तों। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विविधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसे दिल्ली के काजी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तारानाथ या तिब्बती लेखक है। तारानाथ कहाँ का? तिब्बती लेखक है। कैयूर तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किया। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता था। मार्को पोलो या 13वीं शताब्दी के अंत पांडव देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी में आया था दोस्तों। इसका विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन से ही उपयोग मिलता है। पुरातात्विक शास्त्र सर्वेक्षण मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। किसको? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। 1400 ईस्वी में अभिलेख बोगाज गोई एशिया का माइनर जब वैदिक मित्र वरुण इंद्र नास अश्विनी के नाम से मिलता है दोस्तों। ठीक है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनार या गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा दोस्तों। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर में गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष की जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन है? शाहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल का उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित का भी पालन किया गया। सर्वप्रथम भारत पर पूरा होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख से सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है दोस्तों। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। भानु से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया दोस्तों। याद रखिएगा। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुराना स्थल बुर्जहोम से साक्ष्य मिलता है दोस्तों। देखिए, कश्मीर के नवपाषाणिक पुराना स्थल बुर्जहोम से गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ी होता है। बुर्जहोम जो कहा जाता है जानते हैं किसको? जो अंदर शरीर के यदि जमीन के अंदर, तो शरीर के अंदर नहीं, सॉरी, जमीन के अंदर कुआं खोदा उसके अंदर घर रहता था, उसी को बुर्जहोम कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता है। इसे कासापर्ण भी कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासापर्ण भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य कौन किया था? यवन शासकों ने किया था। याद रखिएगा।
समुद्रगुप्त के बीना बजाते हुए समुद्र मुद्रा वाले सिक्के का उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु रोमन सिक्के का प्राप्त हुआ, अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुआ दोस्तों। देखिए सबसे पहले भारत में संबंध स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज या जावा यमन द्वीप स्थापित हुए थे। हाथी गुफा विलेख, किससे? हाथी गुफा विलेख। या कलिंग राजा खारवेल का वर्णन, किसका? उस समय का शासक था कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ याद रखिएगा, रुद्रदामन, जूनागढ़ से रुद्रदामन का वर्णन है दोस्तों। नासिक अभिलेख से गौतमी बल्लभ श्री का वर्णन, नासिक से, देखिए नासिक जाना है तो गौतम भगवान बल्लभ के ले लेना, ठीक है। प्रयाग जाना है तो प्रयाग में तो जानबे करते समुद्रगुप्त रहते थे, प्रयागराज में समुद्र तो है ही नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। ये होल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा, ये होल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय शासक था। पुलकेशिन, ये होल कौन करा ले? पुलकेशिन करा ले, है ना, याद रखिएगा इसे। मंदसौर में मालवा नरेश या सुब्रमण्य, ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश ने करता था, ग्वालियर नरेश में प्रतिहार नरेश करता था दोस्तों। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त करता था, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में कौन करता था? स्कंदगुप्त करता था दोस्तों। देवपारा अभिलेख में बंगाल के विजय शासक विजयसेन करता था, बंगाल शासक कौन करता था? विजयसेन। किसमें? देवपारा अभिलेख में, याद रखिए, देव को पारा है तो बंगाल को शासक विजयसेन के हाथ में दे देना दोस्तों, ठीक है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का, ग्वालियर में नरेश भोज का होता था, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है, याद रखिएगा एकदम चुंबक की तरह। उत्तर भारत के मंदिरों को कला की शैली को नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों को द्रविड़ शैली के कहा जाता है, याद रखिए। उत्तर भारत का मंदिर रहेगा तो याद रखिएगा दोस्तों नागर शैली, और दक्षिण भारत का मंदिर रहेगा तो द्रविड़ शैली, यानी द से दक्षिण और द से द्रविड़ शैली के बारे में जानकारी मिलता है दोस्तों, कहा जाता था, याद रखिएगा। दक्षिणापथ के मंदिर का निर्माण नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसे बेसर शैली, यानी दक्षिणापथ के जो मंदिर था उसको दोनों शैलियों को जो प्रभाव पड़ा दोस्तों उसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शैली से संबंधित है, पंचायतन शब्द किससे? मंदिर की रचना शैली से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। यह हिंदू मंदिर तथा पंचायत शैली के कहलाता है, जबकि मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है, जो पंचायतन मंदिर का उदाहरण है कदरिया का मंदिर। कदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो में पड़ता है, कदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है? खजुराहो में, याद रखिएगा दोस्तों। ब्रह्मदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवघर में, गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिए। महादेव मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवघर में पड़ता है दोस्तों, और गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के बारे में, किसके बारे में? प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के बारे में। जिस काल में मनुष्य घटना का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल का मनुष्य कोई लिखित घटना का वर्णन नहीं मिलता है, मानव विकास के उस काल को इतिहास काल कहा जाता है जिसका विवरण रूप में उपलब्ध है दोस्तों। आधा ऐतिहासिक काल का उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन के साथ साथ लेख पढ़ नहीं सका, ठीक है। ज्ञानी मानव, जिसे होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। कितना वर्ष पूर्व? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, होमो सैपियंस का जन्म आया था। पूर्व पाषाण युग में पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार किसार था, आधार का। पूर्व पाषाण युग में पूरा पाषाण काल में मानव का जीविका का आधार क्या था? शिकार था दोस्तों। शिकार पूरा पाषाण काल के आदि मानव मनोरंजन भी साधन करता था।
आग का आविष्कारक पूरा पाषाण काल में, पहिए का नव पाषाण काल में होता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है। आग का आविष्कारक किस काल में? पूरा पाषाण काल में। आग है ना, पूरा है आग है, पूरा पाषाण काल। अब पहिए लग जाएगा तो नया 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 है ना, नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में आया तथा उसे सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किसको पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग उसके द्वारा बनाए जाने वाले कुल्हाड़ी, प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है दोस्तों। कृषि का आविष्कार किस काल में? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है दोस्तों। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं की फसल है, लेकिन जौ मानव सर्वप्रथम जौ था दोस्तों, पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल था। कौन था? चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता। कहाँ से? मेहरगढ़ से। याद रखें, कोलिडहवा का संबंध चावल का प्राचीनतम शास्त्र से प्राप्त होता दोस्तों। पलवारम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण काल कृति की खोज हुई थी। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति का खोज हुआ था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे दोस्तों। रॉबर्ट बुशफ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत के पुरापाषाण कालीन औजार खोज किया। रॉबर्ट बुशफ्रूट जो थे जिन्होंने 1863 में भारत के पहले पुरापाषाण कालीन औजारों का खोज किया था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतांबू गिब्बन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र कृषि कपी है दोस्तों। याद रखिएगा, असम का श्वेतांबू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र क्या है? कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध है जोरवो संस्कृति से। याद रखिएगा, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है दोस्तों। याद रखिएगा, इसका संबंध कौन संस्कृति से? जोरवो संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी का जीवाश्म प्रमाण में, भारत में शिवालिक की पहाड़ी कौन सी है? जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। यहाँ से याद रखिए, यहाँ से भारत में शिवालिक की पहाड़ी जो है दोस्तों, जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं में शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था। शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे प्रमाण नर्मदा नदी के घाटे पर पड़ता है। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ? नर्मदा नदी घाटी। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकार रिजले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक के आधार पर विभेदीकरण किया था दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी लेंगे दोस्तों। रेडियो कार्बन 14 नवीनतम विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व को मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम आधा ऐतिहासिक काल कहा जाता है या काश युग भी कहा रखा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवास द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। सिंधु सभ्यता में कौन कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे। सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्काल महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नतीय नगर पाए जाने की घोषणा किया दोस्तों। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी किनारे सूतका गंडोर, पूर्वी स्थल हिंडन नदी किनारे, ठीक है, आलमगीरपुर जिला मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट है। मादा जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल दासक नदी के किनारे सूतका गंडोर,
पूछेगा सूत्रा गैंडोर किस नदी किनारे, तो दासक नदी के किनारे है दोस्तों, याद रखिएगा, जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, पूरब में स्थित है। कौन नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मादा, याद रखिएगा, मादा कहाँ, उत्तरी पूर्वी में है ना। जम्मू कश्मीर दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद पड़ता है, अहमदनगर महाराष्ट्र में दोस्तों। सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी, तो याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता से प्राप्त स्थलों केवल 6 बड़े बड़े नगर प्राप्त हुआ था, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गोंगरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा था दोस्तों, याद रखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक गुजरात राज्य में खोजे गए थे। मैंने स्वतंत्र हो गया था ना, उसके बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में खोज किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी किनारे है, हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने किया था। कौन किया था, 1969 में सूरज भान किया था दोस्तों। लोथल सूतकागंड सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन, लोथल और सूतकाकोटदा। लोथल एवं सूतकोटदा सिंधु सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था दोस्तों। जूते हुए खेत का नक ईंट का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होता है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम स्नानागार सभ्यता सैंधव सभ्यता सबसे बड़ी इमारत था दोस्तों। स्नान करने का जो जगह था मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैंधव सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत था कौन, मोहनजोदड़ो। स्नायु कोड 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड लोथल कालीबंगा से प्राप्त होता है, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता पशुपति मूर्ति मिला है, सिर पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। कौन कौन, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता रहता है। हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक कांस की मूर्ति मिला है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी के एक कांस की मूर्ति मिला है। हड़प्पा की मोहरों का सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु अंकन मिलता है दोस्तों, याद रखिए। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। कहाँ से, हड़प्पा से। मन के बनाने का खाना कहाँ से, चनहुदरो से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रमात्मक था दोस्तों। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेखों के अधिक पंक्तियाँ होता तो पहले पंक्ति दाईं और उसके बाद बाईं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल और उसके जगह के नाम। हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान प्रांत के, ठीक है, साहिवाल जिला में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, चनहुदरो सिंधु नदी किनारे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है, कोटदीजी सिंधु नदी किनारे स्थित है, रंगपुर मादर नदी किनारे स्थित है दोस्तों, रोपर सतलज नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है दोस्तों। सूतका गैंड और दासक नदी किनारे पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट पर पड़ता है। बनमाली रंगोई
नदी किनारे हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है दोस्तों बनवाली। धौलावीरा लूनी नदी गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है धौलावीरा। सोतकाह दादीगर चौक में बलूचिस्तान में पड़ता है। लेखन कला की उचित प्रणाली का विकसित करने का पहला सभ्यता सुमेरियन सभ्यता था। लिखने पढ़ने की जो कला विकसित किया तो सुमेरियन सभ्यता दिया था। सिंधु सभ्यता के लोग नगरी तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया। कौन सा पद्धति अपनाया? ग्रिड पद्धति अपनाया। घरों के दरवाजा और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर है जिसमें दरवाजा सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में ही सड़क दरवाजा की ओर खुलता था दोस्तों, याद रखिएगा, सड़क की ओर दरवाजा खुलता था लोथल में, बाकी सब में दरवाजा नहीं खुलता था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। सैंधव बासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हाल का साक्ष्य बनवाली से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बनवाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले दोस्तों। रंगपुर एवं लोथल से क्या मिला? चावल के दाने मिले जिनमें धान की भूसी होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य रंगपुर से ही प्राप्त होता है दोस्तों, याद रखिए। कहाँ से? रंगपुर से ही प्राप्त होता है। सुरकोटदा कालीबंगा एवं लोथल सैंधव कालीन घोड़े अस्थि पंजर मिलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सुरकोटदा कालीबंगा एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है। घोड़े का अस्थि पंजर का मतलब घोड़े का मांस खत्म हो गया, मर गया होगा, जो हड्डी बड्डी बचता है ना वही, ठीक है। तौल की माप की इकाई 16 के अनुपात में था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। किसका? बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे दोस्तों। मेसोपोटामिया के अभिलेखों मेलुहा शब्द का सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया में कौन सा? मेलुहा शब्द। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति शासन प्रणाली हाथों में था दोस्तों, याद रखिए। शासक वर्गों के हाथ में थे, उच्च वर्ग के लोगों के माने हाथ में थी इसका शासन व्यवस्था। पिगनट एवं हड़प्पा मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य जुड़वा राजधानी कहा जाता था। क्या कहा था? जुड़वा राजधानी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती पर उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा प्रचलन साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। वृक्ष पूजा, शिव पूजा प्रचलन एवं साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है दोस्तों, कौन सा? हड़प्पा सभ्यता की देन। सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था। सिंधु घाटी के किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्र वाला सार इस सभ्यता लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मनुमूर्ति मिट्टी अधिक मिलन से ऐसा अनुभव पाया जाता है कि सैंधव मातृ सतात्मक था। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, वहीलर, राखल दर्श बनर्जी वहीलर, है ना, अमलानंद घोष, बीबीलाल थप्पड़, फजल अहमद, उत्खननकर्ता जो थे तो यश दत्त शर्मा 1953 से 36 तक। सैंधव सूती व मुनि वस्त्र का प्रयोग करते थे। सैंधव बासी किसका प्रयोग करते थे? सूती व मुनि वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधव बासी मछली पकड़ता, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपार तपासा खेलना का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। सैंधव बासी। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन का बनाते थे। काले रंग का डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं था दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? तलवार से परिचित नहीं था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर काल शहर समान लोग रहने के लिए किले घिरा हुआ था दोस्तों। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा खेत जाने वाले अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। पर्दा प्रथा या वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता का प्राचीनतम है।
ठीक है। शव को जलाने या गाड़ने की दोनों प्रथा प्रचलित था दोस्तों उस समय। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की विद्यमान था। हड़प्पा में क्या करता था, शव को दफना दिया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या करता था, शव को जला दिया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधि का मिला है। लोथल और कालीबंगा में एक साथ 2 लाशें का समाधि का वर्णन मिला। सैंधव सभ्यता के विनाश का समता प्रभावित कारण बाढ़ था। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी मिट्टी को क्या कहता है, टेराकोटा। अब हम लोग आएंगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक विभाजन 2 भागों में होता है। एक होता है एक वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व माना जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल याद रखिएगा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता इकाई कहलाया। आर्यों द्वारा निर्मित को वैदिक सभ्यता इकाई कहलाया। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या था, संस्कृत था दोस्तों, याद रखिए। आर्यों की भाषा क्या था, संस्कृत था। आर्य के प्रशासनिक इकाई आर्यक्रम में 5 भागों में बांटा गया था। आर्य का जो प्रशासनिक इकाई था उसको कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया था। कौन सी, कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, 20 के विस्पति, जन के राजन कहलाते थे। राज के पुरोहित सेनानियों प्रमुख थे। ठीक है, विश्वामित्र उदार पुरोहित थे दोस्तों उस समय। सूत रथकार कमादी नामक अधिकारी रत्ती कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करते थे। राजा के साथ मिलाकर कितना हुआ करते थे, 12। जैसे देखिएगा पूर्व में जो शासक होता था उसको राजा का नाम था, शब्द उत्तर पूर्व में प्राची, उत्तर वैदिक शब्द में, लेकिन राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम चले जाइए तो प्रतीचि या स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर में चले जाइए तो विराट कहा जाता था। मध्य में राजा कहा जाता था और दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वालों को होते थे पूर्व स्पष्ट। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार होता था। वाजपति कौन होता है, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने के कार्य करता था उग्र। अपराधी को पकड़ने का कार्य कौन करता था, उग्र करता था दोस्तों। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकरण का उल्लेख नहीं है। किसी तरह का न्यायाधिकरण का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकरण का उल्लेख नहीं, याद रखिएगा। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था। ठीक है, श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोक संस्था, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। स्त्रियां सभा समितियां भाग ले सकती, स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी दोस्तों। युद्ध में कबीला का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता गायों का खोज। जिसका अर्थ क्या होता है, गायों का खोज। दासराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुरुष नदी के तट पर सुदामा एवं 10 जनपदों के बीच लड़ा गया था। उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या कितना अच्छा है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वैदिक में समाज 4 भागों में वर्णन होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल के पुरुषोक्त में चतुर्थ वर्णन का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। ब्रह्मा परम मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से जन्म हुआ।
आर्य समाज पितृ प्रधान था दोस्तों, याद रखिए पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को कुल थी, जिससे मुखिया पिता होता था उसे कुलूप कहा जाता है। मुखिया कौन होता था? पिता, उसे कुलूप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रचलन नहीं था दोस्तों।